मेडिसिन में अपन पढ़ रहे थे विषाणु जनित रोग। इसके अंदर पिछले क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था चेचक, जिसको पोक्स कहा है। इसमें अपन ने पहला टाइप देख लिया था चेचक का, कौन सा? काउपोक्स, काउपोक्स या बफेलो पोक्स। जो बफेलो के अंदर या काउ के अंदर होने वाला जो पोक्स है वो क्या कहलाता है? काउपोक्स। इसका वायरस वही होता है, ऑर्थीपोक्स वायरस का सदस्य है और इसके साथ पोक्स वायरिडी फैमिली का सदस्य है। सही है। इसके अलावा काउपोक्स वायरस इसका नाम। ये एक प्रकार से डीएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये गाय और भैंस के अंदर होता है और इसका संक्रमण किस प्रकार होता है मैंने आपको बताया था। ये जो इसके जो नोड्यूल्स जो बनते हैं, इसके ऊपर जो दाने मैंने आपको बताए थे, जो दाने पिस्टुल्स जो बनते हैं, दाने समान संरचना बनती है, वो पशु के अड्र में सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। अड्र जो होता है उस स्थान पर जहाँ पे बाल कम होते हैं। सही है। स्किन के उस स्थान पर जहाँ पे बाल कम होते हैं, उस स्थान पर ये अपने लक्षण दिखाता है। तो पशु के काऊ की अगर बात करें तो काऊ का जो अड्र है, अयन है, उसके ऊपर अपना लक्षण ये दिखाते हैं। और इसका फैलाव किस प्रकार होता है? फैलाव होता है जब कोई जो मिलकर जो होता है दूध निकालने वाला कोई भी मनुष्य अगर किसी संक्रमित पशु का दूध निकालेगा तो उसके हाथ में जो पिस्टुल्स होते हैं वो फूट जाएंगे। उसके बाद जो वायरस होता है उसके हाथ में लग जाएगा। हाथ में लगने के बाद जब वो स्वस्थ पशु के दूध निकालेगा स्वस्थ पशु का, तो उस समय वो वायरस जो होता है वो उसके हाथ से स्वस्थ पशु के चला जाएगा और वहाँ पे अपना रोग उत्पन्न करेगा। इस प्रकार इसका फैलाव होता है। इसके द्वारा शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है पशु के, जो कई दिनों तक वो या कई वर्षों तक अपन कह सकते हैं, कई वर्षों तक प्रतिरक्षा देती है पशु को। मनुष्य में इसका संक्रमण बहुत ही कम होता है। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जूनोटिक डिजीज है। संक्रमण होता तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में उसके लक्षण प्रदर्शित होते हैं। रोगजनकता की बात करें तो मैंने इसकी 5 स्टेज आपको बताई थी। रोशियोला, पोपुलर, वेसिकुलर, पास्चुलर और डेसेक्यूमिनेशन, ये 5 प्रकार की स्टेज इसमें बताई थी। और 5 प्रकार की स्टेज किस प्रकार होती है वो भी मैंने आपको अपन पैथोजेनेसिस में पढ़ी थी पिछले क्लास में, कि किस किस प्रकार ये फूटती है, उसके अंदर रेडनेस होती है यानी कि सर्कुलेशन बढ़ता है। सही है। वो लास्ट में पिस्टुल्स का निर्माण होता है, मतलब पपड़ी समान संरचना का निर्माण होता है। वो चीज़ें अपन ने देख ली थी। इसके क्लिनिकल साइन अपन ने देख लिए थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस, काउपोक्स के डायग्नोसिस। पहचान की अगर बात करते हैं तो पहचान के कई तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा इस रोग को पहचाना जा सकता है। जैसे कि पहला तो लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर इसकी पहचान करना। दूसरा इसमें काम में ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। जो भी स्क्रब बुक पपड़ी जो होती है, वो आयर्स के ऊपर जो पपड़ी आपको दिखाई देती है उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हो और उसके आधार पर वायरस का पता लगाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा, या ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर जिसको बोला जाता है, ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। इसके अंदर क्या किया जाता है? टिश्यू कल्चर के अंदर पशु का किसी जो ऊतक होते हैं जिसके अंदर ये वायरस मौजूद हो, ऐसे ऊतक का कोई टुकड़ा लिया जाता है, उसको लेबोरेटरी के अंदर ले जाके संवर्धित किया जाता है। मतलब उसको जो वायरस होता है उसके अंदर उपस्थित उसका संवर्धन किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है और उसके बाद में उसका अध्ययन किया जाता है, उससे भी पता लगाया जा सकता है। तो ये हो गई इसकी पहचान की। एक होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, विभेदीय पहचान। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन कौन से रोग हैं जिससे इसको अलग किया जा सकता है? एक तो होता है बोवाइन अल्सरेटिव मेमिलाइटिस, या जिसको हर्पीज वायरस कहा जा सकता है। ये अपन आगे देखेंगे क्या होता है। हर्पीज वायरस जो होता है उसका लक्षण भी इसी के समान दिखाई देते हैं। इसके अलावा
सूडो काउपोक्स, सूडो काउपोक्स जो किसके द्वारा, पैरापोक्स वायरस के द्वारा होता है। पैरापोक्स वायरस के द्वारा होता है। इसके लक्षण भी उसी के समान दिखाई देते हैं। इसके अलावा अडर इम्पेटिको, FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, इसके अलावा वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस। इनसे इस डिजीज को, काउपोक्स को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। वायरस का डिजीज है, वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला डिजीज है, तो जाहिर सी बात है इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। वायरस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसके बचाव के लिए अपन सेकेंडरी ट्रीटमेंट काम में ले सकते हैं या सहारात्मक उपचार काम में ले सकते हैं। सहारात्मक उपचार का मतलब होता है लक्षणों के आधार पर उपचार करना, सही है। जैसे कि बुखार आ रही है तो बुखार को कम करने वाला, दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक देना, घाव जो बने हुए हैं उनको कम करने के लिए नसेड़ का उपयोग करना। इसके अलावा अड्र के ऊपर जो घाव दिखाई दे रहे हैं उनको अच्छे से पीपी सॉल्यूशन के द्वारा धोना और उसके बाद में उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट या अपन कह सकते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम काम में लेना, या किसी प्रकार का ऑइंटमेंट वहाँ पे काम में ले सकते हैं। और सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक काम में ले सकते हैं। तो उपचार में ट्रीटमेंट में अपन देख सकते हैं, देखो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, सही है। सहारात्मक उपचार अपन काम में ले सकते हैं इसके लिए, जिसके अंदर लक्षणात्मक और सहारात्मक उपचार। बस सहारात्मक उपचार जैसे कि अगर पशु खाना पीना बंद कर रखा है, खाया पिया उससे नहीं जा रहा है, तो फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं। बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग, जैसे कि पैरासीटामोल आती है, वो दिया जा सकता है। इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक ड्रग जैसे कि मेलोक्सिकैम आती है, बहुत सारी ड्रग्स आती है जो एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक का काम करती है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नसेड, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग स्टेरॉयड नहीं होती है लेकिन इन्फ्लामेशन को कम करती है, सूजन को कम करने वाली हो, किसी घाव को जल्दी भरने के लिए काम में लेना हो तो नसेड को काम में लिया जा सकता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या काम में ले सकते हैं? एंटीबायोटिक्स काम में ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में एंड्रोफ्लोक्सासिन हो गई, कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप काम में ले सकते हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होती है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के ऊपर कार्य करती है। वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम अपने एंटीबायोटिक काम में लेते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के ऊपर प्रभावी हो सकती है। इसमें ये देखना नहीं पड़ता कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव, ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के ऊपर अपना प्रभाव दिखाती है। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट के बाद में आता है रोकथाम व नियंत्रण। रोकथाम और नियंत्रण वही बातें इसके अंदर, पशुशाला में साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट से उसको पशुशाला को साफ करना चाहिए, उसके बर्तनों को साफ करना चाहिए। इसकी वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है, कोई वैक्सीन इसकी उपलब्ध नहीं है। इसका एक फ़ायदा होता है इस रोग का कि ये रोग एक बार होने के बाद कई वर्षों तक इसमें शरीर में, पशु के शरीर में इम्यूनिटी रहती है, जिस वजह से इसकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसकी वैक्सीन, किसी प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, कई वर्षों तक इसके अंदर। ये हो गया काउपॉक्स। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हॉर्स पॉक्स। हॉर्स पॉक्स फैमिली वही पॉक्स विरिडी, सही, पॉक्स विरिडी वही ऑर्थी पॉक्स वायरस, इसका जीनस ऑर्थी पॉक्स वायरस। जो अपन ने काउपॉक्स में देखा था वही ऑर्थी पॉक्स वायरस जीनस हो गया इसका, ये फैमिली हो गई, ये फैमिली हो गई। अब सदस्य का नाम क्या है? हॉर्स पॉक्स वायरस। हॉर्स पॉक्स वायरस वही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सॉरी ये डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो है, ये भी आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में इसको भी पूछ लिया जाता है। इसकी दो फॉर्म पाई जाती है। ये जो हॉर्स पॉक्स होता है ये बहुत ही कम मात्रा में हॉर्स के अंदर उपस्थित रहता है, या अपन कह सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में संक्रमित करता है। इसकी दो प्रकार की अवस्थाएं हो सकती है, एक तो होती है लेग फॉर्म, दूसरी होती है बक्कल फॉर्म। लेग फॉर्म का मतलब होता है, लेग का मतलब होता है पैर, तो पैर में ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। मतलब अपना जो लक्षण है, लक्षण कौन कौन से, जैसे कि आपने काऊ में देखा था, जो लक्षण जैसे कि पिस्टूल्स का निर्माण होना, वो सारे लक्षण जो वो सारे एक तो होते हैं लेग्स के अंदर दिखाई देते हैं, तो उसको बोला जाता है लेग फॉर्म। एक मुख कैविटी जो होती है, बक्कल कैविटी जिसको बोल सकते हैं, मुख गुहा या म्यूकस मेम्ब्रेन, किसी भी प्रकार की म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ पे अपना ये इफेक्ट दिखाते हैं, तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है? बक्कल फॉर्म। सही है, तो इसकी दो प्रकार की फॉर्म हो गई, लेग फॉर्म और बक्कल फॉर्म। इसके लक्षण क्या हो गए? लेग फॉर्म है तो जाहिर सी बात है चलने में परेशानी, चलने में परेशानी होना, पशु जो होता है वो लंगड़ा के चलेगा, लंगड़ा के चलेगा। सही है, लेग फॉर्म के अंदर, लेग्स के अंदर ही दिखाई दे रही है। बक्कल फॉर्म में अगर ऐसे पिस्टूल्स अगर दिखाई देते हैं तो जाहिर सी बात है खाने में परेशानी, यानी कि खान पान में परेशानी, भूख कम लगना, भूख कम लगना, मुंह में सूजन, यानी कि मुख गुहा जो है उसमें सूजन देखने को मिलेगी, मुख में सूजन, मुख में सूजन हो गया, दर्द होना, अधिक लार का स्त्रवण होना, अधिक लार का स्त्रवण होना, ये सारे लक्षण किसके होते हैं? बक्कल फॉर्म के। लेग फॉर्म के चलने में परेशानी, लंगड़ा के चलेगा पशु, या पैरों में दर्द, पैरों में दर्द, ये सारे लक्षण किसके होंगे? लेग फॉर्म के। इसके उपचार की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट वही जो अपन ने काउपॉक्स में देखा था,
जो घाव होते हैं जो उनको अच्छे से साफ करना चाहिए। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। घाव को अच्छे से साफ करना, डिसइंफेक्टेंट से साफ करना, या अपन कह सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट 1% पोटेशियम परमैंगनेट से इसके घावों को साफ करना। साफ करने के बाद कोई भी ऑइंटमेंट या अपन कह सकते हैं एंटी सेप्टिक जो क्रीम होती है वो काम में ली जा सकती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक काम में ली जा सकती है, और लक्षणात्मक और सकारात्मक उपचार इसमें काम में लिए जा सकते हैं। वही इसका हो गया। रोकथाम और नियंत्रण, वही इसके अंदर कोई सी प्रकार की वैक्सीन इसकी उपलब्ध नहीं है। इसकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसमें एक बार संक्रमण होने के बाद कई वर्षों तक यह संक्रमण जो होता है वो कई वर्षों तक संक्रमण नहीं होता। कई वर्षों की एंटीबॉडी शरीर के अंदर बन जाती है। तो ये हो गया हॉर्स पॉक्स। इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, हॉर्स के अंदर कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट आता है सीप पॉक्स, सीप एंड गोट पॉक्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है वो इसके बारे में ही ज़्यादा आता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सीप पॉक्स, सीप गोट पॉक्स, सीप गोट पॉक्स। ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। बकरी और भेड़ों को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। इसकी मृत्यु दर भी लगभग 50% तक हो सकती है। मतलब एक हर्ड के अंदर लगभग 50% तक जो पशु होते हैं वो इससे मर भी सकते हैं। तो ये इस वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या अपन कह सकते हैं इसका आर्थिक महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इससे इकोनॉमिक लॉस एक तो सबसे ज़्यादा होता है। पशु जो होता है उत्पादन कम कर देता है, या अपन कह सकते हैं इससे पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। तो सीप या गोट पॉक्स जो दोनों के अंदर होता है, सीप के अंदर भी होता है और गोट के अंदर भी होता है। ये सर्वाधिक फैलने वाला रोग है और सर्वाधिक घातक रोग है। पॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा घातक रोग यही है। इसकी फैमिली पॉक्सवायरिडी इसकी फैमिली होगी। इसका जीनस अलग होता है। इसका जीनस होता है कैप्री पॉक्स वायरस। कैप्री पॉक्स वायरस, कैप्री का मतलब होता है कैप्राइन क्या किसे बोला जाता है? एक तो होता है बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है जिसके अंदर केटल और बफेलो को रखा गया है, यानी कि गाय और भैंस को रखा गया है किसके अंदर? बोवाइन के अंदर। एक होता है कैप्राइन, कैप्राइन में सीप और गोट को रखा जाता है। तो इसके आधार पर इसका नाम पड़ा कैप्री पॉक्स वायरस। कैप्री पॉक्स वायरस में दो हो गए, कौन से? सीप पॉक्स और एक हो गया गोट पॉक्स। एक हो गया सीप पॉक्स, दूसरा क्या हो गया? गोट पॉक्स। तो ये हो गए मेंबर हो गए, ये इसका जीनस हो गया, ये पॉक्स वायरिडी इसकी फैमिली हो गई। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसका रोग उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी काउ पॉक्स से और हॉर्स पॉक्स से अलग होती है। तो यहाँ अपन देखते हैं इसके एपिडेमियोलॉजी। ये तो होगी ईटियोलॉजी पॉक्स वायरिडी का, कैप्री पॉक्स वायरस की, सी पॉक्स और गोट पॉक्स। ये क्या होगी? इसकी एटियोलॉजी, रोग कारक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी, मतलब इसका फैलाव किस प्रकार होता है। अत्यधिक संक्रामक डिजीज है, मतलब कॉन्टाजियस डिजीज। ये पशु के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। संपर्क या कांटेक्ट, जब स्वस्थ पशु किसी संक्रमित पशु के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तब भी ये रोग फैल सकता है। इसके अलावा कई प्रकार के कीट भी हैं जो इस रोग के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। सही है, कीट भी ऐसे हैं, कुछ कीट होते हैं जो इस रोग के वाहक के रूप में काम करते हैं, जो किसी संक्रमित पशु को काटने के बाद संक्रमित पशु को काटने के बाद स्वस्थ पशु को काटते हैं, तो वायरस उनके द्वारा भी स्वस्थ पशु में ट्रांसमिट हो जाता है या स्थानांतरित हो जाता है।
तो ये संपर्क से भी फैल सकता है या कीटों के द्वारा भी फैल सकता है। इसके अलावा जो युवा पशु जो होते हैं, यंग एनिमल, युवा पशुओं में सर्वाधिक होता है यह रोग। युवा पशुओं में सर्वाधिक होता है, युवा पशुओं में सर्वाधिक देखा गया, ये भी आपको ध्यान रखनी। इसकी मृत्यु दर अधिक होती है, मृत्यु दर अधिक, लगभग 50% तक हो सकती है, 50% तक इसकी मृत्यु दर हो सकती है। अधिक आर्थिक हानि देने वाला रोग है, जिसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये अधिक ज़्यादा आर्थिक हानि देता है। पशुओं में 50% तक इसमें हर्ड के अंदर सीप और गोट की मृत्यु होती है। ये हो गया एपिडेमियोलॉजी, इसका फैलाव किस प्रकार होता है रोग का। नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिस। रोग जनकता 5 प्रकार की स्टेज मैंने आपको काउ पॉक्स के अंदर बताई थी, वो सारी 5 प्रकार की स्टेज यहाँ भी पाई जाती है। कौन कौन सी स्टेज? सबसे पहले रोसियोला, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज इसके अंदर आती है पेपुलर, पेपुलर हो गया। इसके अलावा वेसिकुलर, वेसिकुलर हो गया। पस्चुलर, इसके अलावा डेस्कुमेशन, डेस्कुमेशन, ये सारी पांचों की पांचों अवस्थाएं इसके अंदर भी पाई जाती है। और वही इसकी पैथोजेनेसिस सेम होती है जैसा अपन ने काउपॉक्स के अंदर देखा था। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है? लक्षण प्रदर्शित करने का इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 12 से 14 दिन का। 12 से 14 दिन का क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड। अब पैथोजेनेसिस की बात करें तो वही जब जिस स्थान पर ये वायरस अपना प्रभाव दिखाता है वो स्थान इरिथेमेटस हो जाता है, मतलब लाल कलर का हो जाता है। इसके अलावा इसके उभार जो होते हैं धीरे धीरे उठने लगते हैं, सख्त होने लगते हैं, उभार जो होते हैं सब सख्त होने लग जाते हैं, जिसके बाद में पेप्यूल्स का निर्माण होता है। इस अवस्था को पेपुलर बोला जाता है। पेपुल्स का निर्माण होने के बाद उसके अंदर रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। रक्त प्रवाह बढ़ने के बाद जो संरचना बनती है उसको वेसिकुलर बोला जाता है। उस संरचना को क्या बोला जाता है? वेसिकुलर बोला जाता है। और शुरू में जो उठी हुई संरचना होती है उसको देखो, ये पांचों अवस्थाएं कैसी दिखाई देती है? देखो, रोसेला सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि उठी हुई अवस्था, सबसे बाहर उठी हुई अवस्था जो होती है शुरुआत में। चलो उसका पैथोजेनेसिस दोबारा देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो इरिथोमेटस होना, स्थान का, जिस स्थान पर संक्रमण हो रहा है स्थान का इरिथोमेटस या लाल होना, स्थान का लाल होना। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में ये स्थान उठे हुए महसूस होते हैं, स्थान उठे हुए महसूस होते हैं। सही है, स्थान उठे हुए महसूस होते हैं। इसके बाद में क्या होता है? सख्त हो जाते हैं। ये स्थान जो उठे हुए हैं वो सख्त हो जाते हैं। सख्त हो जाते हैं मतलब गाढ़े हो जाते हैं। सही है। इसके बाद में इसके चारों तरफ रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। रक्त प्रवाह बढ़ने के बाद में ये हल्के पीले रंग का हो जाता है, हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का हो जाता है, जिसके अंदर हल्का पीले रंग का तरल पदार्थ भरा होता है।
हल्के पीले रंग का तरल भरा होता है। सही है। जब ये तरल पदार्थ ये हल्के ये जो है ये फूटता है, तरल पदार्थ भरा हुआ है, ये फूटता है, फूटने के बाद ये सूखता है, सूख जाता है और पपड़ी समान संरचना बन जाती है, पपड़ी समान संरचना बन जाती है। सही है। ये अपने पैथोजेनेसिस पढ़ा था। अब देखो रोशियोला मतलब क्या होता है कि ये जो एक तो लाल स्थान होना और बीच में से उठा हुआ होना, लाल स्थान होना और बीच में से उठा हुआ होना, ये क्या कहलाता है? इस परिस्थिति को क्या कहा जाता है? इस परिस्थिति को नाम दिया गया है रोसेला। इसके अंदर क्या होता है? जब ये सख्त हो जाता है, ये गाढ़ा हो जाता है, तो गाढ़ा होने के बाद इसको नाम दिया पेपुलर। सही है। मतलब जो संरचना बनती है सख्त होने के बाद उसको पेपुलर कहा जाता है। रक्त प्रवाह बढ़ जाता है उसके अंदर, रक्त प्रवाह बढ़ने से वो हल्के लाल कलर की हो जाएगी, उसके चारों तरफ वो बीच में तो रहेगा पीला, लेकिन चारों तरफ कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। उसको बोला जाता है वेसिकुलर। उस अवस्था को क्या बोला जाता है? वेसिकुलर। अब जैसे ही धीरे धीरे उसके अंदर वो बीच में से तो हल्का पीला होता है, चारों तरफ से लाल होता है, और धीरे धीरे उसके अंदर हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ भरने लगता है, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ भरने लगता है। उस अवस्था को क्या बोला जाता है? पश्चुलर अवस्था। सही है। उस अवस्था को क्या बोला जाता है? पश्चुलर अवस्था। अब धीरे धीरे ये पश्चुलर अवस्था फूटती है, इसके अंदर तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है, तो ये सूख जाता है, सूखने के बाद पपड़ी बन जाती है, जिसको बोला जाता है डेसिक्यूमिनेशन। उस अवस्था को क्या बोला जाता है? डेसिक्यूमिनेशन। तो ये 5 प्रकार की अवस्थाएं इसकी पाई जाती है। इस प्रकार इनको अलग अलग नाम दिया गया है। ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। जब संक्रमण होता है तो 7 से 14 दिन तक, संक्रमण होने के बाद 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन के बीच में संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इसी अवस्था के अंदर लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जब संक्रमण होता है उसके 7 से 14 दिन बाद, या तो 7 दिन बाद या 7 से 14 दिन के अंदर अंदर जो संक्रमण होता है वो सर्वाधिक होता है इसके अंदर। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आते हैं इसके लक्षण। लक्षण जो होते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लक्षण हो गया, इसके डायग्नोसिस होगी, इसके बाद में विभेदीय पहचान, इसका ट्रीटमेंट और रोकथाम नियंत्रण। इसके बाद में आता है स्वाइन पॉक्स, स्वाइन पॉक्स के बाद में आता है कैमल पॉक्स। ये दोनों कम ही है, इनके बारे में थोड़ा कम ही पूछा जाता है, बाकी अपन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेंगे। इसके बाद में अपन एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बड़ा रोग रेबीज। रेबीज के बारे में नेक्स्ट देखेंगे।